एपिसोड की शुरुआत में हम मॉम को देखते हैं जो कि जोंग के घर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जोंग जब वहां पर आती है तो उन्हें देखकर हैरान होती है और उनके पूछने पर मॉम बताती है कि मैं बस यही कहने के लिए आई थी कि अगर तुमने डिवोर्स के बारे में सोच ही लिया है तो तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट है। तो जोंग यही बात उन्हें डैड के सामने कहने के लिए कहती है। इस पर वो बताती है कि तुम्हारे डैड पुराने ख्यालातों के हैं, जिन्हें लोगों की बातों की ज़्यादा परवाह है, पर तुम्हारे अंदर कोई बात नहीं रहनी चाहिए। जो सुनकर वो रोने लग जाती है। सीन अब शियान और गाँव पर आता है जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे थे। गाँव यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि आज उसका ट्रायल लेक्चर है और ब्रेकफास्ट के बाद वो जब जाने लगता है तो शियान उसे हक करके बेस्ट विशेस देती है। दूसरी तरफ हम मॉम डैड को देखते हैं जो कि नान की ट्रेडिशनल ड्रेस में वीडियो देख रहे थे जो वो अपने पेरेंट्स की विश पूरी करने के लिए शादी में पहनेगी। उसे इस ड्रेस में देखकर वो दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। मॉम डैड को भी वीडियो लाइक करने के लिए कहती हैं लेकिन वो परेशान लग रहे थे। मॉम के पूछने पर वो बताते हैं कि उन्हें डर है कि शादी के बाद जब नान चली जाएगी तो वो यहाँ पर आना बंद ना कर दे। मॉम उन्हें ज़्यादा सोचने से मना करती है पर डैड नान से काफ़ी अटैच है। भले ही वो उनकी बेटी ना हो पर उन्होंने उसे अपनी बेटी जैसा बड़ा किया है और उसे दूर नहीं हो सकते। जिनकी ये बातें नान बाहर से सुन लेती है और वो भी इमोशनल हो जाती है। फिर वो मॉम डैड के पास आती है और उन्हें इनविटेशन कार्ड्स दिखाती हैं और डैड को उन पर नाम लिखने के लिए कहती हैं, जिससे वो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। अंदर आने के बाद डैड नान से बोलते हैं कि उनकी वजह से नान को परेशानी हुई क्योंकि उन्होंने यहाँ भी शादी करवाने की बात की थी। इस पर नान उनसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बात करते करते रोने लगती है। वो उन्हें बताती है कि वो खुद को काफ़ी लकी समझती है कि उसे उनके जैसे पेरेंट्स और सिस्टर मिली, जिसे मॉम डैड गले लगा लेते हैं। तभी हम जोंग को देखते हैं जो यहाँ पर आती हैं पर वो उन्हें इस तरह देखकर उनसे मिले बगैर ही लौट जाती है। अब जब शियान उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है तो जोंग बताती है कि नान मॉम डैड के साथ इमोशनल मोमेंट शेयर कर रही है तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम उन्हें ब्रिज के ऊपर देखते हैं जहाँ पर शियान जोंग से कहती है कि उसे नान की शादी में आना ही होगा क्योंकि उसे लग रहा था कि वो नहीं आएगी। इस पर वो बोलती है कि नान तुमसे ज़्यादा होशियार है, उसने मुझे गिफ्ट्स रिकॉर्ड रखने का काम दे दिया है तो उसे आना ही होगा। फिर हम तीनों सिस्टर्स को बाहर खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ पर शियान नान को बताती है कि वो इतनी जल्दी शादी कर रही है। इस बात पर वो अब भी हैरान है तो नानू ने उसकी फिक्र करने से मना करती है और बताती है कि वो जानती है कि वो दोनों उसके लिए हमेशा से ही काफ़ी प्रोटेक्टिव है। मुझे हमेशा लगा कि मैं इस फैमिली का पार्ट नहीं हूँ क्योंकि मॉम डैड ने मुझे हमेशा तुम दोनों से अलग ट्रीट किया। मैं तुम दोनों की तरह रहना चाहती थी। तो सब कुछ बताकर वो रोने लगती है। ये देखकर जोंग उसे बोलती है कि तुम मेरी जगह खुद को रख कर देखो, डैड तुम्हें ज़्यादा मानते हैं जबकि मुझे तो वो टॉलरेट ही नहीं कर पाते। शियान भी यहाँ पर नान से बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं तो जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। ऐसे ही जोंग भी उसे ऑर्डर देने लग जाती है जो देखकर वो उसका ऑर्डर लेने के लिए चली जाती है और जब वो उसे लेकर आती है तो काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी। रात में सीन अब दैंग पर आता है जो कि अपनी और जोंग की शादी की वीडियो देख रहा था पर जोंग के आते ही वो टीवी बंद कर देता है। ये देखकर जोंग उससे पूछती है कि वो ऐसा क्या ख़राब कंटेंट देख रहा था तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो जोंग को अपना सूट दिखाता है और बताता है कि इसे वो नान की शादी में पहनेगा पर वो उसे वहाँ पर आने से मना कर देती है क्योंकि लास्ट टाइम उसने जियांग के घर पूरी फैमिली को एम्बैरस किया था। तो इसका ब्लेम दैंग उसके ऊपर ये कहकर डालने लग जाता है कि तुमने अगर मुझे कार से उतारा ना होता तो ये सब कुछ होता नहीं, जिससे गुस्सा होकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम गाँव को देखते हैं जिसे पता चल चुका था कि उसे ट्रायल लेक्चर बस ऐसे ही दिया गया था, जिस बात के लिए वो शियान पर गुस्सा करता है क्योंकि वो ये बात पहले से जानती थी और वो गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। जिसके पीछे शियान भी आती है, उसके पास बैठकर उससे माफ़ी मांगती है। कौ भी उसे माफ़ी मांगता है कि उसने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया जबकि कहीं ना कहीं गलती उसकी खुद की भी है। तो शियान उससे पूछती है कि क्या तुम पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च स्टेशन के लिए अप्लाई करोगे, जिस पर वो बोलता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शियान जब उठती है तो गाँव तैयार होकर कहीं पर जा रहा था। उसके पूछने पर वो बताता है कि उसका एक फ्रेंड अब्रॉड जा रहा है और वो उसे सी ऑफ करने जा रहा है। शियान बोलती है कि आज तो नान की शादी है। इस पर वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद हम नान की फैमिली को देखते हैं जो कि वेडिंग वेन्यू पर पहुंच चुके थे। वहीं जोंग सभी गिफ्ट्स की इंचार्ज थी जिसे ये काम नान ने दिया था। दूसरी तरफ नान जब रेडी होकर जियांग के सामने आती है तो वो उसे देखता रह जाता है पर जिया बोलती है कि ये तो काफ़ी सिंपल आउटफिट है, जिस पर डिज़ाइनर नान को और एक्सेसरी देने लग जाती है। जबकि जिया जियांग से बोलती है कि जो ड्रेस मैंने सिलेक्ट की थी वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी थी और इस
ड्रेस में वो और कमियां बताने लग जाती हैं। तो जियांग उसे चुप करवा देता है और बाहर जाकर अरेंजमेंट देखने के लिए कहता है। लेकिन बाहर आने के बाद जब जिया देखती है कि उसकी साइड से जो गिफ्ट मैनेज कर रहे हैं वो जोंग के पास बैठे हैं, तो वो उनका टेबल उससे अलग कर देती है, जो चीज़ जोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो टेबल को वापस से जोड़ देती है। वो बोलती है कि नान के लिए आज काफ़ी बड़ा दिन है, तो वो कुछ भी अलग नहीं होने देगी। लेकिन उनकी बहस बढ़ने लग जाती है, जिसे सभी लोग देख रहे थे। सब हैंडल करने के लिए शेन फिलहाल जिया को यहाँ से भेज देता है। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं, जिसके साथ चाइजिन भी यहाँ पर आया हुआ था। वो उसे गांव के बारे में पूछता है, तो वो उसे बता देती है कि वो अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने गया है। वहीं हम नान को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उसका वो ट्रेडिशनल ड्रेस मिल नहीं रहा है, जिसे वहाँ पर सभी लोग ढूंढने लग जाते हैं। पर नान को जब पता चलता है कि लास्ट टाइम यहाँ पर जिया आई थी, तो वो हैरान हो जाती है और उसका शक उसी पर जाता है। जियांग भी अब जिया को लेकर सभी के सामने आता है और उससे पूछता है कि ड्रेस कहाँ पर है, लेकिन वो ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। इस पर जियांग को उसके ऊपर गुस्सा आने लग जाता है और कहता है कि वो ड्रेस के बारे में खुद बता दे, वरना वो उसके बैंक कार्ड्स को ब्लॉक करवा देगा। लेकिन वो तब भी नहीं बताती, तो जियांग उसके सभी कार्ड सस्पेंड करवा देता है। तो जिया गुस्से में ऊपर जाकर एक बॉक्स निकालती है और उसमें उसने एक ड्रेस को काट कर छुपा दिया था, जिसे वो सभी के सामने गिराती है। ये देखकर नान को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि ये ड्रेस शादी में पहनना उसके पेरेंट्स की विश थी। जिया नान से यहाँ पर बदतमीजी करने लग जाती है, जो देखकर जियांग उसे थप्पड़ मार देता है। इस पर रोते हुए वो यहाँ से चली जाती है। अब सब कुछ खराब हो चुका था, इसीलिए जियांग नान से बोलता है कि अगर वो कहे तो हम शादी कैंसिल करके बाद में दोबारा कर सकते हैं। लेकिन शियान के हिसाब से ऐसा करना ठीक नहीं था। वो बताती है कि जिस टेलर ने उसे बनाया था उसके पास इस ड्रेस का एक और वर्जन है, जो कि इतना रिफाइन नहीं होगा, पर हमारा काम हो जाएगा। पर सभी दोबारा अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जियांग सभी से माफ़ी मांगता है, उसकी बहन की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया, पर उसे कोई भी नाराज़ नहीं था, क्योंकि इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं था। इतने में जाने का टाइम हो जाता है, तो डैड नान के साथ डोर के पास पहुंचते हैं, पर शियान अभी तक नहीं आई थी। तो डैड बोलते हैं कि हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। इसके बाद डैड नान को सभी के सामने स्टेज पर लेकर आ जाते हैं और उसका हाथ जियांग के हाथों में दे देते हैं और उसे अब से उनकी जगह नान का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, जो देखकर जिया के अलावा सभी लोग उनके लिए काफ़ी खुश थे। फिर जियांग की स्पीच के बाद सभी लोग एक फैमिली फ़ोटो क्लिक कराते हैं। अब वेडिंग सेरेमनी होने के बाद नान की जियांग के साथ जाने की बारी आती है, तो सभी काफ़ी इमोशनल थे। सभी उसे गुड बाय कहते हैं और फिर नान जियांग के साथ चली जाती हैं। रात को जोंग जब रिटर्न गिफ्ट देखती हैं, तो उसमें नान का हैंडमेड ग्लास का वास था और उसमें एक नोट भी था, जिसमें नान ने उसे हमेशा उसका ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहा था, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम जोंग को सिविल अफेयर्स ब्यूरो के पास देखते हैं, जहाँ पर उसने दैंग को बुलाया था, जो कि काफ़ी उदास लग रहा था, क्योंकि वो इस डिवोर्स से खुश नहीं था। फिर हम डैड को देखते हैं, जब वो मार्केट में थे तब उन्हें किसी से जोंग के डिवोर्स के बारे में पता चलता है, जो सुनकर वो हैरान होते हैं। वो जल्दी से घर आकर ये बात मॉम को बताते हैं, जो सुनने के बाद वो भी उदास हो जाती है और जोंग को कॉल करने लग जाती है, पर डैड उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि सभी आज गैदर होने ही वाले थे, तो वहाँ पर वो उससे बात कर लेंगे। तभी शियान गाओ और बच्चों के साथ वहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद नान भी जियांग के साथ आती हैं, जो कि अपने साथ काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। डैड को याद आता है कि वो मार्केट से कुछ सामान लाना भूल गए, तो उनकी जगह शियान और नान उसे लेने चले जाते हैं, जहाँ पर शियान उससे जिया के बारे में बात करती है, क्योंकि उसे नान की फिक्र थी कि कहीं वो उसे नुकसान न पहुँचाए। इस पर वो उसे बताती है कि वो फ़िलहाल कहीं और चली गई है और अगर उसने उसे परेशान किया तो वो उसे हैंडल कर सकती है। नान तभी एक शॉप पर आइसक्रीम देखती है, तो उसे लेने लगती है। इतने में जोंग भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो उसे बताते हैं कि वो कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो तुरंत ही मान जाती हैं। चलते चलते अब शियान नान से उसके हनीमून के बारे में पूछती हैं, तो बताती है कि जियांग काफ़ी बिजी है। इस पर शियान कहती है कि ऐसा रहा तो उसके पास ओकेजन्स के लिए भी टाइम नहीं रहेगा। तभी जोंग बोलती है कि शादी के बाद वैसे भी सारी चीज़ें माइनस होने लगती हैं, जिसकी ऐसी डिप्रेस बातें सुनकर नान उसे ऐसा बोलने से मना करती है। इतने में नान को इस जगह से जुड़ी हुई एक बात याद आती है, जब कुछ बुरे लड़के जोंग को देखकर सीटी बजा रहे थे और उनमें से एक डैंग भी था, जो कि काफ़ी अजीब तरीके से अपनी पैंट पहनता था, लेकिन तभी से शायद वो जोंग को पसंद करने लगा था। इस पर जोंग कहती है कि ये सब बचपन की बातें हैं,
उस टाइम किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर शियान जोंग से उसके और देंग के बारे में पूछती है कि उनके बीच सब कुछ कैसे चल रहा है, तो वो उन्हें बता देती है कि उनका अब डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। नान बोलती है कि डैड काफ़ी नाराज़ होंगे, पर जोंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके गुस्से की उसे आदत हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम डैड को देखते हैं जो कि जियांग को बता रहे थे कि ये घर हो सकता है कि डिमोलिश किया जाए, तो इससे वो खुश नहीं है क्योंकि उनकी यहाँ से काफ़ी यादें जुड़ी हैं। जियांग कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उन्हें एक बड़ा घर दे देगा जहाँ पर वो अच्छे से रह सके। इतने में ये तीनों भी आ जाती हैं। जियांग अब जब जोंग से देंग के बारे में पूछता है तो वो झूठ कह देती है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ है। डैड फिर नान को जियांग के पास बैठाकर अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि शियान और मॉम जोंग की डिवोर्स की बात कर रहे थे। तभी जोंग पीछे से आती है और बोलती है कि मैंने तो पहले ही डिवोर्स के बारे में बताया था, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, अब सिर्फ कुछ पेपर वर्क ही बाकी रहते हैं। उनकी बहस देखकर शियान उनसे बोलती है कि इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल नान की शादी के बाद वो पहली बार यहाँ पर आई है, पर वो फिर भी नहीं मानते और जोंग नाराज होकर यहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे शियान उसे रोकने जाती है। और उन दोनों को इस तरह जाते हुए देखकर नान और जियांग को कुछ समझ नहीं आता। शियान फिर जोंग को रोककर उसे वापस चलने के लिए समझाती है, लेकिन वो डैड की इस बिहेवियर से काफ़ी गुस्से में थी और वहाँ से चली जाती है। जोंग जब घर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसमें देंग ने लिखा हुआ था कि कूलिंग पीरियड खत्म होने तक वो फेंग के घर पर रुकेगा और उसके बाद आकर वो अपना सामान ले जाएगा। उसने ये भी लिखा हुआ था कि उसकी मॉम उससे नाराज़ होकर ट्रिप के लिए शिनयांग चली गई है, जो बात वो उनसे सीक्रेट रखने के लिए कहता है। जिसे पढ़ने के बाद जोंग जब टीवी ऑन करती है तो उसमें उसकी शादी की वीडियो चल रही थी, जिसे देखकर वो बंद कर देती है, पर फिर खुद ही उसे दोबारा देखने लग जाती है और काफ़ी खुश होती है। उसे देखते देखते उसकी आँख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। डोरबेल की आवाज़ से जब उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने उसकी मॉम खड़ी हुई थी। वो उसके लिए खाने को कुछ लेकर आई हुई थी, पर जोंग बोलती है कि उसका अभी खाने का मन नहीं है, तो मॉम खाना फ्रिज में रखने जाती है। लेकिन वो ये देखकर काफ़ी हैरान होती है कि पूरा फ्रिज खाली पड़ा हुआ था। वो जोंग के पास बैठकर उसे बताती है कि उन्हें उसकी डिवोर्स के फैसले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी डोरबेल बजती है और जब दरवाज़ा खोलती है तो नान अंदर आ जाती है, जो मॉम को यहाँ पर देखकर सरप्राइज थी। नान जोंग को चेयर अप करने के लिए उसके लिए चीज़ें लेकर आई थी, जो देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। इतने में फिर से डोरबेल बजती है और शियान वहाँ पर आती है, जो मॉम और नान को देखकर हैरान थी। अभी तीनों डिसाइड करने लग जाते हैं कि खाने के लिए क्या मंगवाया जाए, जिन्हें यहाँ पर देखकर जोंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था कि सभी उसके लिए यहाँ पर आए और उन सभी को डैड बाहर से देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें भी जोंग की चिंता थी। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो जब घर पर वापस आती है तो जियांग उसे अपने पास बात करने के लिए बुलाता है क्योंकि वो अब भी उससे नाराज़ थी और उसे मारने के लिए जियांग उससे माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि उस ड्रेस को पहनना नान के बायोलॉजिकल फादर की लास्ट विश थी। अब जैसे उसने अपनी मैरिड लाइफ फिर से शुरू की है, वैसे ही वो जिया को अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो बोलती है कि वो शादी नहीं करना चाहती और हमेशा उसकी छोटी बहन ही बने रहना चाहती है। इस पर वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी खुशी की इतनी ही परवाह है तो तुम नान के लिए वो सेम ड्रेस बनवा कर उसे अपने हाथों से दो। जियांग जब ये उसे उसकी खुशी के लिए करने के लिए कहता है तो वो मान जाती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि नान जब कहीं पर बाहर जा रही थी तो जिया उसे रोक कर बैठाती है। इसके बाद वो उसे माफ़ी मांगती है, जो सब देखकर नान हैरान थे। फिर वो उसे उसकी जैसी दिखने वाली सेम ड्रेस देती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए कितनी खास है, पर नान अब भी नाराज़ थी। वो इससे पहले कि आगे कुछ कहती कि जिया सभी केयर टेकर्स को बुलवा कर नान से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि उसे कोई भी ज़रूरत हो तो वो इनसे कह सकती हैं। सभी के जाने के बाद नान फिर जिया से बोलती है कि तुम्हें इस ड्रेस के साथ जो करना है करो, मुझे अभी नहीं चाहिए। जो देखकर जिया अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम मुझसे और क्या चाहती हो, पर नान वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम गाँव को देखते हैं, जिसे उसकी आंटी का कॉल आता है, जो उससे पूछती है कि क्या तुमने कोई केयर टेकर रखी है। जो बात गाँव की केयर टेकर अंदर से सुन रही थी। गाँव की आंटी उससे बोलती है कि उस केयर टेकर की जगह वो बच्चों का ख्याल वो रख सकती है क्योंकि वो घर पर बोर हो जाती है। जो सुनकर गाँव को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, क्योंकि बिना वजह उन्हें काम से निकालना सही नहीं रहेगा और वो उनसे शियान से बात करके उन्हें अपना फैसला बताने का टाइम मांगता है। सीन फिर नान पर आता है, जो जब घर आती है तो केयर टेकर उसे बताती है
कि जियांग उसका डिनर के लिए वेट कर रहा है, तो वो जल्दी से उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें मेरा वेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तो बाहर से ही खाकर आ रही थी। इस पर जियांग बोलता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। नान बोलती है कि मैंने टेक्स्ट करके तुम्हें कहा था कि मेरा वेट मत करना। अब वो खाने के टेबल से उठने लगता है, जो देखकर वो समझ जाती है कि वो नाराज हो गया है, तो वो उसके साथ थोड़ा सा सूप ले लेती है। फिर जियांग भी खाने लगता है और उससे बोलता है कि अगली बार से वो उसके साथ डिनर करने का ही ट्राई करे, क्योंकि वो अब एक फैमिली है, जिसकी बात वो मान जाती है। फिर जियांग उसे बताता है कि जो गिफ्ट्स नान ने शादी में गेस्ट के लिए बनाए थे वो सभी को काफ़ी पसंद आए। उन गेस्ट में से शो वई, जो कि जियांग के पार्टनर की वाइफ है, वो उसे मिलना चाहती है, पर नान पहले कभी ऐसे लोगों से नहीं मिली थी, तो वो थोड़ा सा घबरा रही थी। तो जियांग बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं मदद के लिए जिया को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, जिसका नाम सुनते ही उसका मुंह बन जाता है, लेकिन जियांग उसकी बात नहीं सुनता। अगले दिन फिर हम जोंग और देंग को देखते हैं, जिन्होंने ऑफिस में एक दूसरे से मिलना ही बंद कर दिया था। लंच टाइम में वो एक दूसरे के पास तक नहीं बैठते थे, पर देंग जोंग को मैसेज करके बोलता है कि अभी तो हमारा कूलिंग पीरियड चल रहा है ना, तुमने तो काफ़ी जल्दी हमारी रिंग भी निकाल दी। जोंग उसे भी रिंग निकाल देने के लिए बोलती है, जो देखने के बाद वो गुस्से में जब उसे निकालने की कोशिश करता है तो वो उसे निकल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ नान जियांग के साथ अपनी ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी, क्योंकि उसे जियांग की फ्रेंड से मिलना था, पर वो इसके लिए बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे ये सब की आदत नहीं थी। सीन अब शियान पर आता है, जिसे मिस जैंग साइड में बुलाकर 6 महीने की सैलरी एडवांस में मांगती हैं, ताकि वो अपना घर रिपेयर करवा सके। लेकिन शियान समझ जाती है कि उसका हस्बैंड गैम्बलिंग में फंसा हुआ है और वो अपने हस्बैंड के लिए उससे पैसे मांग रही है, इसलिए वो बोलती है कि अगर अगली बार वो तुमसे पैसे मांगे तो उसकी बात मुझसे करवा देना, आगे मैं देख लूँगी। वहीं गाओ अपनी आंटी को कॉल करके उन्हें शियान की कुछ फेवरेट डिशेस बनाकर वहाँ पर भेजने के लिए कहता है। अगले दिन फिर हम नान को देखते हैं, जो कि जिया के साथ शू वई से मिलने के लिए जाती है, जिनका घर काफ़ी बड़ा था और वहाँ पर काफ़ी सारे केयरटेकर्स भी मौजूद थे। जिया तो यहाँ पर शू वई को काफ़ी अच्छे से ग्रीट करती है, पर नान तो उनसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। शू वई नान से बोलती है कि वो उसकी शादी में अपनी ट्रिप की वजह से नहीं आ पाई थी। इसके बाद वो नान के सामने कुछ ज्वेलरी आइटम्स देखने लगती है, जो कि काफ़ी प्रीशियस जेम से बने हुए थे। उसमें से शू वई को एक पसंद आता है और वो नान को भी अपने लिए चुनने को बोलती है। नान को इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, पर जिया उसे कुछ खरीदने के लिए फोर्स करती है और कहती है कि पैसों की फिक्र मत करना, ऐसा भाई ने कहा है। इतने में ज्वेलर एक और पीस नान को दिखाती है और बताती है कि ये सबसे प्रीशियस है, जो कि शू वई ने सिलेक्ट किया उससे भी ज़्यादा। तभी नान उनसे उसके प्राइस के बारे में पूछती है, जिससे शू वई के सामने उसकी रिच पर्सनालिटी वाली इमेज खराब हो जाती है। जैसे ही ज्वेलर उसे उसका प्राइस $1.2 मिलियन बताती है तो नान के होश उड़ जाते हैं, पर तब भी जिया उसे वही लेने के लिए इशारा करती है, तो नान इसके लिए हाँ कर देती है। लेकिन जब वो दोनों वापस घर आते हैं तो जिया काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि नान की वजह से उसे वहाँ पर एम्बैरस होना पड़ा, पर नान के लिए प्राइस पूछना नॉर्मल था और यही उसका नेचर है। जबकि जिया उन्हें वहाँ पर ये दिखाने गई थी कि वो भी उनके लेवल के हैं। नान फिर रूम में जाने के बाद जियांग से पूछती है कि क्या तुम्हारे जैसे खास लोग कुछ भी लेने से पहले प्राइस नहीं देखते? तो जियांग बोलते हैं कि ये तो हमारे लिए एंट्री टिकट की तरह है। वो बताता है कि $1 मिलियन मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम कभी शू वई के साथ कहीं पर जाती हो तो तुम्हारे पास भी कुछ होना चाहिए, वरना उन्हें लगेगा कि हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन नान इन सब तरीकों से काफ़ी अपसेट थी, तो जियांग उसे चेयर करते हुए बताता है कि 2 दिन में शू वई का बर्थडे है, जिसमें नान जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके कहने पर वो मान जाती है। फिर इस वीकेंड हम देखते हैं कि तीनों सिस्टर्स मॉम डैड के घर पर उनसे मिलने के लिए जाती है, क्योंकि लास्ट वीकेंड वो नहीं जा पाई थी। डैड ने सभी के लिए काफ़ी अच्छा खाना बनाया हुआ था। वो लोग आपस में काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में शियान को कॉल आता है, जो कि पुलिस की तरफ से था। वो ऑफिसर शियान को बताते हैं कि उनकी केयर टेकर्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में हमारी सस्पेक्ट है। ये सब सुनने के बाद वो काफ़ी हैरान होती है और घर पर जैंग को कॉल करती है, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो गाँव को फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन भी नहीं लगता। इसलिए वो सभी को गुड बाय करके जल्दी निकल जाती है, जो देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। शियान फिर गाँव के लिए वॉइस मैसेज छोड़ती है कि बच्चों को ट्रायल क्लास से लाने के लिए तुम अभी तक गए क्यों नहीं, और फिर अपने बॉस ट्राइजन के साथ पुलिस स्टेशन में जाती हैं, जहाँ पर ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि सीसीटीवी में जैंग बच्चों के साथ बाहर निकली थी और अभी उसका कांटेक्ट बंद आ रहा है। बच्चे ट्रायल क्लास के लिए भी नहीं पहुंचे, इसलिए उनका शक जैंग पर जा रहा था कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो सकती है। इसके कुछ देर बाद एक और ऑफिसर आकर बताता है कि एक मॉल के पास जैंग का फेस मैच मिला है, तो वो वहाँ पर जा रहे हैं। जब शियान भी साथ चलने लगती है तो ऑफिसर मना कर देते हैं कि वो साथ में नहीं चल सकते और उन्हें यहीं पर इंतज़ार करने का कहकर चला जाता है। अब काफ़ी देर हो जाती है और कुछ टाइम बाद पुलिस बच्चों को ढूंढकर शियान के पास ले आती है।
जिनसे मिलकर शियान उन्हें गले लगा लेती है। फिर ऑफिसर बताते हैं कि जैंग बच्चों को ट्रायल क्लास से वापस लाते वक्त रास्ता भूल गई थी और जब बच्चों को भूख लगी तो उन्हें मॉल में कुछ खिलाने के लिए ले गई, पर जैंग पुलिस के लिए अब भी सस्पेक्ट है, इसलिए वो उस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। फिर हम गाँव को देखते हैं जो कि भागता हुआ घर पर आता है और बच्चों को गले लगा लेता है। वो उनसे माफ़ी मांगता है कि आइंदा से वो उन्हें ऐसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद चाइजिन भी चला जाता है, लेकिन शियान गाओ से नाराज़ थी। वो उससे कोई भी बात नहीं करती और बच्चों को स्टोरी सुनाने के लिए उनके रूम में ले जाती है। जब गाओ रूम में आता है तो शियान बोलती है कि वो बच्चों के पास ही सोएगी, तो वो वापस चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि गाओ को किसी एल नाम से मैसेज आता है जिसमें सामने वाला पर्सन उससे पूछता है कि क्या वो सो गया है, जिसे वो रिप्लाई करता है कि बस सोने ही जा रहा है। फिर उसे उस पर्सन का रिप्लाई आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसने आज काफ़ी एंजॉय किया। इतने में शियान आती है तो गाओ फ़ोन बंद कर देता है। शियान फिर उससे पूछती है कि वो आज दोपहर में कहाँ था। इस पर वो बोलता है कि वो पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम में था जहाँ पर प्रोफेसर लोस के साथ ड्रिंक करना चाहते थे और मैं ना नहीं कर सकता था। शियान गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें मुझे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, जिसके लिए गाओ उसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि भले ही बच्चे मेरे नहीं हैं पर मैंने इन्हें बड़े होते देखा है, इसलिए मुझे भी इनकी उतनी ही फिक्र है। दूसरी तरफ हम मॉम को देखते हैं जो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर शियान इतनी जल्दी में यहाँ से क्यों निकल गई। तो डैड बोलते हैं कि तुम कल खुद उसके पास जाकर पूछ लेना, जिसके बाद मॉम फिर सो जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब सभी अपने काम के लिए रेडी हो रहे थे तभी मॉम वहाँ पर आती है, जो बताती है कि वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी तो उससे मिलने के लिए चली आई। मॉम जैंग के बारे में पूछती है तो शियान झूठ कह देती है कि वो काम छोड़कर अपने घर चली गई है। तो मॉम अब यहीं पर रुककर उनका ख्याल रखने की बात करने लग जाती है, लेकिन शियान मना कर देती है और बोलती है कि वो जल्दी कोई और नैनी ढूंढ लेगी, पर फिलहाल वो मॉम को इन्हें स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जो कि कैट को खाना खिला रही थी पर वो खा नहीं रही थी। तभी एक लड़का वांग योशी वहाँ पर आकर बताता है कि कैट यहाँ पर उसे बस गुड बाय कहने के लिए आई है। कैट फील कर लेती है कि जब वो मरने वाली होती है, पर वो कैट तुम्हें हमेशा याद रखेगी। जोंग फिर वांग के साथ बातें करते करते घर तक आती है और उन्हें पता चलता है कि उन दोनों का घर एक दूसरे के पास में ही है। सीना वापस शियान पर आता है जो गाँव को बता रही थी कि अब हर नानी पर से उसका भरोसा जा चुका है, वो ऐसे ही किसी को भी यहाँ पर नहीं रख सकते। तो गाँव यहाँ अपनी आंटी के बारे में बताता है जो कि आजकल काफ़ी फ्री है, वो हमारे लिए बच्चों का ख्याल रख सकती है और किसी अनजान पर्सन को रखने से अच्छा है कि कोई फैमिली मेम्बर ही उनके बच्चों का ध्यान रखे। इस पर शियान सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती है। अगले दिन फिर हम जोंग को देखते हैं जो कि क्लीनर को किसी डेड कैट के बारे में बात करते हुए सुनती है और एक बॉक्स में वो कैट थी। तभी वांग योशी वहाँ पर आता है और उनसे वो कैट ले लेता है। फिर वो जोंग से बोलता है कि ये हमें गुड बाय कहने के लिए आई थी, हमें इसे पेट क्रीमेशन सेंटर ले जाना चाहिए, लेकिन कोई भी टैक्सी ड्राइवर अपनी कार में डेड कैट को नहीं ले जाएगा। अब जोंग के पास कार तो थी पर वो उसे अच्छे से चलाना नहीं जानती थी, तो वांग बोलता है कि वो ड्राइव कर लेगा। जिसके बाद वो कार से निकाल पड़ते हैं। जहाँ बातों ही बातों में जोंग उसे अपने डिवोर्स के बारे में बताती है तो वांग भी उसे बताता है कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है और वो यहाँ पर अपने कज़न की कैट का ख्याल रखने के लिए उसके घर पर आया है। अब वो दोनों स्पॉट पर पहुंचकर कैट को बरी करते हैं। जिसके बाद वांग जोंग को अपने बारे में बताता है कि उसके पास पहले एक डॉग था जिसे हार्ट डिजीज़ थी और उसे हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर एक कैट को पाला, पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ गई और वो कैट भी इन्फेक्शन की वजह से उससे दूर हो गई। पर फिर उसने अपनी कैट के एशेस के साथ काफ़ी ट्रैवल किया। जाते जाते वांग उसे एक फ्लावर देता है जो कि हवा से उड़ने वाला था, जिसे रोकने के लिए जब वो दोनों हाथ आगे करते हैं तो उनका हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है। इस पर जोंग थोड़ी सी नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम नान को देखते हैं जिसे काफ़ी तैयार किया जा रहा था और उसे देखकर जिया कहती है कि मेरा भाई तुम्हारी काफ़ी केयर करता है, लेकिन नान काफ़ी नर्वस लग रही थी। इसके बाद ड्राइवर उसे जियांग के पास ले जाने के लिए निकल पड़ता है और नान के पास यहाँ एक बॉक्स भी था। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसके अलावा बाकी सभी सिंपल ड्रेस में आए हुए थे और ना ही किसी ने कोई ज्वेलरी आइटम पहनी हुई थी। तभी वे वहाँ पर आती है जिसे नान उसका बर्थडे विश करती है और प्रेजेंट देती है, लेकिन वो उस प्रेजेंट को नहीं लेती और बाकी सभी से मिलने के लिए चली जाती है, जो देखकर जिया को मजा आ रहा था। नान को लगता है कि उसने कोई गड़बड़ कर दी, इसलिए वो वेवे की सेक्रेटरी से जाकर पूछती है कि क्या उसने कोई गलती कर दी। असिस्टेंट बताता है कि आज वेवे का खास दिन है और तुमने खुद स्पेशल दिखने के लिए नेकलेस पहना है, जो सुनने के बाद नान को ये पार्टी किसी ड्रामा की तरह लगने लगी थी। अब वो वापस से वेवे के पास जाती है जहाँ उसके बिना ही सभी खाना खा रहे थे। वेवे अब जानबूझकर यहाँ पर नान से बोलती है कि मैं तो तुम्हें पहले देखा ही नहीं,
पर अभी यहाँ जगह नहीं है बैठने के लिए। तो नान कहती है कि उसे वैसे भी कोई काम याद आ गया है और वो जा रही है। फिर वो वेवी के लिए लाया हुआ गिफ्ट वहीं पर रख कर जिया के पास आती है और अपने गले से नेकलेस उतार कर कहती है कि मैं ये ज्वेलरी तुम्हें यहीं पर वापस कर रही हूँ, कहीं मेरे से ये खराब ना हो जाए। जिया बोलती है कि ये तो तुम्हारी है ना, पर नान बोलती है कि तुम ही ने मुझे इसे लेने के लिए फोर्स किया था ताकि मैं यहाँ पर आकर शो ऑफ कर सकूँ, पर मेरे लिए काफ़ी हैवी है। तो जिया सभी के सामने उसे बोलती है कि ये मैंने नहीं खरीदे हैं, पर नान सब कुछ वहीं पर रखकर चली जाती है। जो सब देखने के बाद वे जिया को भी इग्नोर करना शुरू कर देती है, जिस बात से वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है। नान जब घर पर आती है तो हम देखते हैं कि जियांग उसे समझाने लग जाता है जो कुछ भी आज उसने किया उसके लिए, क्योंकि वेवे का हस्बैंड जियांग का पार्टनर है जो कि उसके प्लान्स में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जियांग फिर हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले सकता है। ये सुनकर नान काफ़ी सरप्राइज होती है कि ये इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है। फिर जियांग सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है कि हम वेवे और बियाओ को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और तुम उनके लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर कर लेना। इस पर नान परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे वांग मैसेज करके पूछता है कि क्या वो सो गई। जोंग रिप्लाई करती है कि वो सो नहीं पा रही है, तो वो उसे बालकनी में बुलाता है। जब जोंग आती है तो देखती है कि वांग सामने वाले अपार्टमेंट में है। वो उसे एक सॉन्ग भेजता है और गुड नाइट मैसेज करके चला जाता है। जब जोंग उसे प्ले करती है तो उसमें बारिश का साउंड आ रहा था, जिसे सुनने के बाद वो खुश हो जाती है और उसे अच्छा फील होता है। अगले दिन फिर हम गाँव को देखते हैं जो कि बच्चों के रूम में कोई बुक रख देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब शियान चाय जिनसे बात कर रही थी तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है जो उसे बाहर मिलने के लिए आए हुए थे। शियान जल्दी से ऑफिस के बाहर जाती है और उनसे पूछती है कि बच्चे कहाँ पर हैं, तो मॉम बोलती है कि गाँव उन्हें देख रहा है। वो दोनों यहाँ पर शियान से बच्चों के गुम होने वाली बात करने आए थे कि उन्होंने उनसे ये बात क्यों छुपाई। मॉम बोलती है कि इस सब के बारे में उन्हें बच्चों के रूम में रखी हुई बुक से पता चला जिसमें एक फॉक्स बच्चों को किडनैप कर लेता है। शियान उन्हें समझाती है कि सब कुछ ठीक है, पर फिर भी मॉम डैड काफ़ी घबराए हुए थे, अगर कुछ हो जाता तो। डैड ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि शियान ने अपनी डिवोर्स वाली बात तक उनसे काफ़ी टाइम तक छुपा कर रखी थी। इस पर मॉम उन्हें ये बात दोबारा करने से मना करती है। तभी अचानक से डैड की गर्दन अकड़ जाती है, जो देखकर शियान उन्हें जब हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है तो वो मना कर देते हैं और मॉम को वापस घर चलने के लिए बोलते हैं। शियान उन्हें रुकने के लिए बोलती है जब तक वो यहाँ से फ्री नहीं हो जाती, फिर वो उन्हें ड्रॉप कर देगी, लेकिन डैड उसकी बात नहीं सुनते और मॉम के साथ चले जाते हैं। जिसके बाद वो गाँव को मैसेज करके पूछती है कि मॉम डैड यहाँ पर कैसे आ गए, तो गाँव अनजान बनने की कोशिश करता है। शियान अब उसे अपनी आंटी को ही बच्चों का ध्यान रखने के लिए बुलाने को कहती है, जिसके लिए वो तुरंत मान जाता है और शियान से बोलता है कि उनकी मदद के लिए वो उन्हें पैसे भी दे देंगे। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जिसे वांग बातों बातों में बताता है कि उसे कोल्ड है, जिसके तुरंत बाद ही जोंग उसके फ्लैट पर चली जाती है जहाँ वो उसे अपने सामने देखकर बाल ठीक करने लग जाता है। वो उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आई थी, जिसे लेकर वो उसे थैंक्स कहता है और इस वीकेंड पर अपने घर खाने के लिए बुलाता है, जिसके लिए वो मान जाती है। सीरम, नान और जिया पर आता है जो कि अब भी एक दूसरे से काफ़ी नाराज़ हैं। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी बहस करते हैं, पर यहाँ पर नान जिया की आखिरी बात फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है जिसमें वो उसे बेवकूफ़ कह रही थी। उसे डिलीट करवाने के लिए जिया जैसे ही आगे बढ़ती है तो वो सीढ़ियों से गिर जाती है, जो देखकर नान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और केयर टेकर से एम्बुलेंस बुलाने को कहती है। इसके बाद हम नान को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो जियांग को बताती है कि डॉक्टर ने उसके इम्प्लांट्स को निकालने के लिए कहा है और वो अभी ऑपरेशन रूम में है। ये सुनकर जियांग उस पर थोड़ा सा गुस्सा करता है कि तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था, तुम उसे ज़्यादा समझदार हो। तभी जियांग को किसी मीटिंग के लिए कॉल आ जाता है, पर वो गुस्से में उसे कैंसिल कर देता है, जिसे नान ने भी पहली बार इतने गुस्से में देखा था। लेकिन फिर वो शांति से नान को जिया के बारे में बताता है कि बचपन से ही वो काफ़ी भूली होती आई है और ये बात उसने मुझसे हमेशा छुपा कर रखी, लेकिन अब से जिया के मन में ये बात बैठ गई है कि लोग उसे परेशान ही करेंगे, इसीलिए वो सबसे लड़ती है, जिसके ऐसे नेचर के लिए जियांग खुद को जिम्मेदार मानता है। उसकी बातें सुनने के बाद नान भी अपनी गलती मान लेती है। दूसरी तरफ हम गाँव को देखते हैं जो कि अपनी आंटी को ले आया था। वो बच्चों के मिलने पर उन्हें रेड एनवेलप देती है जो कि शियान को अच्छा नहीं लग रहा था, पर जब गाँव भी इंसिस्ट करता है तो बच्चे एनवेलप ले लेते हैं। रात होने पर जब शियान किचन में खाना बनाने के लिए जा रही थी तभी आंटी वहाँ पर आकर कहती है कि वो यहाँ काम संभाल लेगी और वो उसे भेज देती है। तब गाँव शियान से बोलता है कि आंटी को उसने यहाँ पर उनका फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए बुलाया है। शियान को जैसे ही कोई नानी मिल जाएगी तो इन्हें वापस भेज देगा। अगले दिन फिर हम नान को देखते हैं जो कि जिया से मिलने के लिए आती है, लेकिन वो तो जैसे उसे देखना ही नहीं चाहती थी। नानू से बताती है कि उसकी कुछ फ्रेंड्स उसके बारे में पूछते हुए घर पर आ गई थी, पर उसने बताया ही नहीं कि वो हॉस्पिटल में है। इसके बाद नानू से माफ़ी मांगती है
जो कुछ भी उसकी वजह से हुआ उसके लिए, और वो वादा करती है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वो यहाँ से चली जाती है, पर जिया उसे कुछ भी नहीं बोलती। सीन अब शान पर आता है, जो कि काम के बाद जब घर पर वापस आती है तो देखती है कि आंटी ने किचन का डस्टबिन बाहर ही नहीं रखा था, जिसकी वजह से पूरे रूम में स्मेल आ रखी थी। फिर वो जैसे ही कपड़े मशीन से निकालने के लिए जाती है तो देखती है कि आंटी ने सर्दियों तक के कपड़े भी धो दिए थे, जिसमें कुछ ऐसे भी कपड़े थे जो कि धोने के बाद छोटे हो जाते हैं और ये काफ़ी कॉस्टली भी थे, जिस सबसे शान काफ़ी परेशान हो जाती हैं। और जब गाँव वापस आता है तो उसे ही सबके बारे में बताती है। वो बोलता है कि वो आंटी से बाद में बात कर लेगा। इतने में आंटी उन्हें खाने के लिए बुलाती है। डिनर के बाद हम देखते हैं कि शान आंटी के पास जाती है, जहाँ वो समझ गई थी कि उससे कुछ गड़बड़ हो गई है। वो उसे उनका पे से पैसे काटने के लिए बोलती है, लेकिन शान इस बात को भुला देती है और अब से उन्हें एक डेली रूटीन लिख कर देती है, जिसमें उन्हें कब क्या और कैसे करना है सब कुछ लिखा हुआ था। जो सब कुछ गाँव भी सुन रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता। फिर हम जोंग को देखते हैं, जो कि देंग से ऑफिस के बाहर मिलती है, जो कि बीमार लग रहा था। तो जोंग उसे दवाई लेने के लिए कहती है और साथ ही नहाने के लिए भी। जोंग को लगता है कि वो अभी भी अपने दोस्त के घर पर ही रहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर हम गाँव को देखते हैं, जिसके घर वापस आने पर आंटी उसे पूछती है कि अगर शान को पता चला कि वो पार्सल तुमने मुझे भेजने के लिए कहा था तो वो क्या सोचेगी, लेकिन गाँव उस पर ध्यान नहीं देता। फिर आंटी उससे बोलती है कि एक आदमी की अथॉरिटी घर पर बनी रहनी चाहिए, वरना उसके बच्चे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो गाँव ने सच बता देता है कि ये दोनों उसके बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये शियान के एक्स हस्बैंड के बच्चे हैं। जो सुनकर आंटी काफ़ी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें तो शियान की डिवोर्स वाली बात पता ही नहीं थी। वो हैरान थी कि बच्चे अपने नाम में गाँव का नाम क्यों यूज़ करते हैं। तो बोलता है कि क्योंकि मैं उन्हें अपना बच्चा मानता हूँ। दूसरी तरफ देंग जब वापस काम पर आता है तो उसका कलीग उसे बताता है कि जोंग उसके लिए मेडिसिन छोड़ गई है, जिसके बाद वो शॉप से फ्लावर लेकर जोंग से मिलने के लिए घर चला जाता है। लेकिन वो तो वांग के घर डिनर करने गई थी, वो अपने साथ वाइन भी लाई थी। जब वांग उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। घर में काफ़ी प्लांट्स देखकर जोंग को अच्छा लगता है, तो वो बताता है कि वो इन्हें लेकर आया है। वांग फिर खाना रेडी कर लेता है और जब जोंग उसे ट्राई करती है तो वो उसे काफ़ी पसंद आता है और उसकी काफ़ी तारीफ करती है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि कैट जोंग के हाथ पर काट लेती है, जिसे जब वांग करीब से देख रहा था तो जोंग उसे देखती रह जाती है। वांग फिर चलकर उसे इंजेक्शन लगवाने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। अब वो दोनों जब कार से जा रहे थे तो दांग उन्हें देख लेता है, वो कार के पीछे भागता भी है। जोंग भी यहाँ पर उसे नोटिस कर लेती है, लेकिन कुछ भी नहीं करती। जो सब देखने के बाद दांग उसे तुरंत कॉल करता है, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। उन्हें लौटने में अब काफ़ी देर हो जाती है। वांग जोंग से बोलता है कि दूसरे इंजेक्शन के लिए भी वो उसके साथ चलेगा, जिसके बाद वो उसे गुड नाइट कहकर चला जाता है। जोंग अब जब घर में आती है तो वहाँ पर देंग था, जो उससे पूछता है कि वो लड़का कौन था, पर वो उसे बताना ज़रूरी नहीं समझती और रूम में जाने लगती है। देंग उसे बोलता है कि तुमने मेरा कॉल इसी वजह से नहीं उठाया था ना, क्योंकि वो लड़का तुम्हारे साथ में था। तो जोंग उसे कहती है कि इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, और मैंने अगर तुम्हें मेडिसिन दी तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। जिसके बाद जोंग उसे ज़बरदस्ती घर से निकाल देती है। फिर वो उसका नंबर हस्बैंड से हटाकर उसके नाम से सेव कर देती है और उसे मैसेज करती है कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, और अगर उसे उसका कुछ देना पसंद नहीं है तो अब से वो ही नहीं करेगी। जो देखने के बाद देंग उदास हो जाता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।